हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष शर्मा। मैं मनीष शंकर तिवारी। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने पिछले अध्यायों में फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा। इतिहास भाग के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के क्रियाकलाप हल किए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे और पूरे पाठ को बहुत अच्छे से हमने उसे समझा। अब बारी है सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल को पढ़ने की। तो भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत, आकार और स्थिति। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। भारत, आकार और स्थिति, कक्षा 9 का यह भूगोल है। भारत विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास की दिशा में हमने अभूतपूर्व उन्नति की है। भारत का विश्व इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें किन आधारों पर रही हैं? भारत की अपनी एक भौगोलिक स्थिति है। आप लोग जब नक्शे में देखते हैं तो देखते हैं कि भारत को 3 तरफ से समुद्र ने, महासागर ने घेरा हुआ है। हिंद महासागर ने, भारत के माथे पर हिमालय का मुकुट है। ये भारत को अपने आप में अद्भुत बनाता है। तो इस भारत की वास्तविक भौगोलिक स्थिति क्या है, अध्ययन की दृष्टि से चलिए हम उसे देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो विश्व का नक्शा है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो आपको पृथ्वी दिख रही है, ये पूरी ये गोल दिख रही है, मतलब पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? गोला। अब इस गोले को अगर हम यहाँ से काट दें बीच में से तो आधा आधा हो जाएगा। तो ऊपर का जो गोला है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो गोला है वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब गोल अर्ध मतलब आधा गोला। तो नीचे का हिस्सा चूंकि ये दक्षिण दिशा में है नीचे, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर का उत्तर दिशा होती है इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो भारत है ये कहाँ पर बसा हुआ है? हमारे ग्लोब में अगर हम देखें, इस पृथ्वी के नक्शे पर देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध पर बसा हुआ है इस तरह से। इसका मुख्य भूभाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 4 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कैसे है इसे हम समझेंगे। ये देखिए 8 अंश 4 मिनट, ये उत्तर से बढ़ेंगे हम उत्तरी अक्षांश 37 अंश 6 मिनट तक। इधर पूर्व 68 अंश 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 97 अंश 25 मिनट तक। तो ये मुख्य भाग की बात हो रही है। अभी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। तो मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट यहाँ से शुरू होकर के और ये जाता है 37 अंश 6 मिनट तक। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया। और पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर विस्तार इसका है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि देशांतरी विस्तार में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बिंदुओं तक भारत की दूरी 2933 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है। तो ये आपने इसको देखा और समझा। कर्क रेखा की बात अगर अब हम करते हैं तो कर्क रेखा ग्लोब के ऊपर, कर्क रेखा अगर ये ग्लोब है तो इस ग्लोब के ऊपर 23 अंश और 30 मिनट की स्थिति पर स्थित है। तो यह कर्क रेखा क्या करती है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी जैसे भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी के ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, उसी तरह से कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण के 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से ये कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा और ये कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा लगभग 2 बराबर भागों में यह हिंदुस्तान को विभाजित करती है। उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा।
मुख्य भूभाग के दक्षिण में, मुख्य भूभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये दक्षिण दिख रहा है आपको, ये यहाँ और ये मुख्य भूभाग कहलाता है। तो इसको हटा के ये बन गया यहाँ पर। तो इस मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि दक्षिण और पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है। इसे आप अपने एटलस की सहायता से द्वीप समूह का इसका विस्तार आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एटलस मतलब जिसमें मानचित्रों का संकलन होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि भारत की स्थिति क्या है। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ 8 अंश से 38 अंश तक और यहाँ 68 से लगभग 97 अंश तक, इस तरह से इसमें विस्तार भारत की मुख्य भूमिका है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी भारत के मुख्य हिस्सा हैं जो क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। तो भारत का विश्व के मानचित्र पर क्या स्थिति है, इसको आप लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से भारत का जो भूभाग है, उसका जो मुख्य भूभाग है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर छोड़ देते हैं तो मुख्य भूभाग जो है वह किस स्थिति में है, किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच और किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में है, ये आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं भारत का आकार, मतलब आकार से उसका क्षेत्रफल इत्यादि क्या है, चलिए हम समझते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है। जब चित्र आप देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि विश्व का भारत में 7वां नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत को उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलद पर्वत है। दक्षिण का भूभाग उत्तर में थोड़ा चौड़ा है इसके और 22 डिग्री अक्षांश के बाद हिंद महासागर की ओर भारत थोड़ा सकरा होता चला गया है। इसके पश्चिम अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी है। इसको हम एनिमेशन से कुछ इस तरह से समझेंगे कि भारत का भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें ये लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सम्मिलित हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये पूरा ग्लोब जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्लोब विश्व कहलाएगा। इस पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.4% है। तो ये भारत है। भारत को अगर हम देखें तो ये पूरा विश्व है, इसका पूरे विश्व का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। इस पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल से तुलना करें तो वह 2.4% होता है। ये देखिए चित्र में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नक्शे के आधार पर हम देखें, पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए मतलब अमेरिका, चौथे पे चाइना, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप में एक महाद्वीप भी है और 7वें नंबर पे है हमारा अपना भारत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वें नंबर का देश है। इसे आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सुरक्षित रखिएगा। अब देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार ये है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये है। ये लगभग 30% होता है, 30 डिग्री होता है। ये लगभग 30 डिग्री होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का विस्तार मतलब 97 में से 68 घटाएं तो या 37 में से 8 घटाएं तो लगभग 30 आता है। यानी ये लगभग ये डिस्टेंस भी लगभग बराबर है और ये डिस्टेंस भी लगभग बराबर है। आप यहाँ पर देखिए 2,933 किलोमीटर है ये दूरी और ये दूरी है 3,214 किलोमीटर, मतलब लगभग 250-300 किलोमीटर का अंतर है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसके बावजूद भी अपने को देखने में ऐसा लगता है कि ये जो है ये ज़्यादा लंबाई है और ये चौड़ाई कम है भारत की। ये देखने में प्रतीत होता है लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा अंतर इनके बीच में है नहीं। भारत की जो स्थल सीमा है
वह लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा अगर हम देखें तो ये वाली सीमा, ये सीमा यहाँ से पूरी अगर ये इस तरह से निकलती है, ये स्थल सीमा, ये स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जबकि समुद्री तट जो हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए तो यह होता है 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब इस चीज़ को हम समझें, भारत के उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का हिस्सा ये वाला हो गया उत्तर पश्चिम, फिर ये उत्तर पूरा और पूर्वी उत्तर, उत्तर पूर्वी। यहाँ पर क्या है? नवीनतम वलित पर्वत अर्थात जो हिमालय है वह यहाँ पर स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग, जब हम नीचे आते हैं, इसके हिमालय पर्वत से जब नीचे आते हैं तो इसके दक्षिण का भूभाग, मतलब ये हिस्सा है उत्तर का पर्वतीय मैदान जिसे हम ये कहते हैं, इस पर्वत के दक्षिण का भाग में अगर हम इसके उत्तरी क्षेत्र को देखें तो ये ज़्यादा चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर देखें ये दिख रहा है 20 डिग्री, ये यहाँ पे 20 डिग्री से अपन थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये यहाँ पे लगभग आता है 22 डिग्री। तो ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ भारत जो है सकरा होता गया है। ये देखिए आप, इस तरह से ये दोनों तरफ से ये महासागर की तरफ ये भूभाग सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया है। यह टाइम लाइन उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब इसी अक्षांश का प्रभाव है कि भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये दिन और रात की अवधि में कैसे प्रभाव पड़ता है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं भारत की एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है। भारतीय भूखंड जो है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। मतलब यहाँ पर आप देखो, ये पूरा ब्लैक में जो दिख रहा है काले रंग में, ये एशिया महाद्वीप है। ये उसकी पूर्व दिशा है एशिया महाद्वीप के, ये पूर्वी विस्तार यहाँ तक है, पश्चिमी विस्तार यहाँ तक है। इन दोनों के बीच में भारत की जो स्थिति है वह मध्य में है। आप देखिए बिल्कुल बीच में ये भारत एशिया महाद्वीप के स्थित है। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जब ये देखिए ये पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में भारत स्थित है, यानी यह एशिया का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहाँ पर ये जो है ये पूरा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। ये हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों से मिलाता है और पूर्व से अपना पूरा ये एशियाई देशों को भी यह मिलाता है, और इस तरह से भारत को यह केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन करता है केंद्रीय स्थिति प्रदान? हिंद महासागर। अब देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ये जो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं, ये इस तरह का लगभग दिखाई देगा आपको नक्शे में। शीर्षवत मतलब सिर के बल, तो ये इसका सिर है जो हिंद महासागर की तरफ है और बाकी हिस्सा उत्तर की दिशा में है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है भारत। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम ही इसके नाम पर रख दिया गया है। देखें अपन, यह है पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया के बाद पूर्वी एशिया, यूरोप और अफ्रीका,
इन सारे देशों से भारत के निकटतम संबंध बने हुए। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है कि जल मार्ग से यूरोप भी जाया जा सकता है। हालांकि स्वेज नहर के खुलने के बाद यहाँ से ये रास्ता स्वेज नहर से होते हुए जब जाता है तो यूरोप बहुत छोटा पड़ेगा। 7,000 किलोमीटर के डिस्टेंस स्वेज नहर के कारण भारत और यूरोप के बीच की कमी हुई है। अफ्रीका, इधर फिर ये पूर्वी तट से हम देखते हैं तो ये पूर्वी एशियाई देशों के साथ में भी भारत का संपर्क माध्यम बना हुआ है, निकटतम संबंध बने हुए हैं। तो यह स्थिति हमको हिंद महासागर ने प्रदान की है और इसी कारण से इस हिंद महासागर का नाम हमारे देश इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन या हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। भारत का विश्व के अनेक देशों से युगों पुराना संबंध है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर बना है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन काल में समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो हिमालयन क्षेत्र है, ये दर्रे हैं, यहाँ से चीन से, अन्य एशियाई देशों से, इन दर्रों से भारत अनेक यात्री आते थे। क्यों? क्योंकि तब तक ये समुद्री मार्ग जो यहाँ से आते हुए ये आया था, वास्को डी गामा आया था, कोलंबस यहाँ तक आकर रुक गया था, स्वेज नहर के बाद ये रास्ता खुला, लेकिन उस समय समुद्री मार्ग नहीं थे, तो इसलिए आना जाना भूभाग से ही इन दर्रों के माध्यम से होता था। अनेक आक्रमणकारी भी इन्हीं दर्रों से भारत में आए और भारत के होके रह गए। ये एक इतिहास का विषय है जो हम आगे चल के कभी आवश्यकता हुई तो हम उसका अध्ययन करेंगे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विदेशों को ले जाए जाते थे। एक आपने सिल्क रूट भी सुना होगा। सिल्क रूट के माध्यम से भारत, जिसे हम रेशम मार्ग कहते थे, चीन से भारत आया करता था वह। तो इस तरह से जब व्यापार हुआ करता था भारत का विभिन्न देशों से, तो उन देशों से अन्य चीज़ों को भी सीखते थे। जैसे हमने यूनानी स्थापत्य कला सीखी। जब हम पश्चिम एशिया के प्रभाव में आए तो वहाँ से हमें वास्तुकला के प्रतीक के रूप में मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से प्राचीन मार्गों से भारत का जो विचार और वस्तु विनिमय हुआ, उससे न केवल भारतीय अंक व्यवस्था, दशमलव प्रणाली, रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद विदेशों में गए, बल्कि विदेशों से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि जब भारत का व्यापार विदेशों से होता था, यह सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक काल हो या मौर्यन एज हो, सारे युगों में प्राचीन भारत में विदेशों से व्यापार होता रहता था। इस विदेशी व्यापार के साथ साथ भारत के मसाले, मलमल इत्यादि विदेशों को निर्यात होते थे। रेशम मार्ग के द्वारा वहाँ पर विदेश जाया करता था। तो जब भारतीय विदेशी संपर्क में आते थे तो विदेशों की अच्छी चीज़ों को भारतीय भी अपना लेते थे। जैसे हम यूनान के संपर्क में आए तो यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव भारत में दिखाई दिया। जब हम पश्चिम एशिया के प्रभाव में आए तो वहाँ से हमने मीनारों और गुंबदों को अपनी वास्तुकला में समाहित कर लिया, उनको अपना लिया। तो इस तरह से आपने भारत विचार और वस्तु विनिमय को देखा। ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि भारत के जो इंटरनेशनल हाईवेज और व्यापारिक केंद्र हैं जो भारत के, उनको आप इस नक्शे में देखिए। ये भारत का ये जो मुंबई बंदरगाह है, यहाँ से ये देखिए ये रास्ते जाते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये है समुद्री मार्ग की, और ये रेड कलर की ये लाइन है ये हवाई मार्ग है। तो इस तरह से आप इस पूरे चित्र का अपनी किताब से अध्ययन करके देखिए कि भारत का जल मार्ग से और वायु मार्ग से किन किन देशों से व्यापार होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एडजेसेंट कंट्रीज, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चलिए हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि भारत जो है दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आपने अभी इस
आकृति में, इस नक्शे में देखा कि भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है, जिसे आपने पूर्व में देखा। भारत की पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिलती हुई हैं। देखिए ये पूरी उत्तर पश्चिम की ये जो सीमा है ये पूरा पाकिस्तान के साथ मिलता है यहाँ पर, जबकि ये कश्मीर का ऊपरी हिस्सा ये थोड़ा हमारा अफगानिस्तान से भी मिलता है, ये ईरान की तरफ भी जाता है, लेकिन ये दूरी है यहाँ पे थोड़ी सी। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर में चीन और तिब्बत के साथ में हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर नेपाल और भूटान भी हमसे जुड़े हुए हैं। जब हम पूर्व की तरफ आते हैं तो पूर्व में हमारे पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश, जबकि जब हम दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ आते हैं तो समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र हैं। इनमें एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के ये पड़ोसी देश किस तरह से हमारे आसपास स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा समुद्री रास्ता यह पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी कहलाता है, जबकि मालदीव जो है यह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, इसके भी दक्षिण में हमारे मालदीव स्थित है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आप अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखो कि भारत सबसे अलग कैसे दिखाई देता है। तो इस तरह से कक्षा 9 के भूगोल विषय के अंतर्गत पहले अध्याय में आपने भारत की आकार और स्थिति को देखा। भारत ग्लोब में अर्थात विश्व में किस तरह स्थित है, तो ग्लोब में आपने देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर दक्षिण में डिवाइड कर देती है। जब हम एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति देखते हैं तो हम पाते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी एशिया के बिल्कुल मध्य में भारत की स्थिति है। भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा हुआ है। उसी हिंद महासागर में भारत की विशेष उपस्थिति के कारण उसका व्यापारिक संबंध विश्व के अनेक देशों से बने हुए हैं। हालांकि यह विदेशी संबंध समुद्री मार्ग खोजे लिए जाने के बाद समुद्री मार्ग से बने हैं। इसके पहले भी जो हिमालय के पर्वतीय दर्रे हैं उत्तरी क्षेत्र से, उन दर्रों से प्राचीन भारत में यात्रियों का आवागमन होता था। अनेक आक्रमणकारी भी उन दर्रों से होकर भारत में आए। इन दर्रों के माध्यम से समुद्री मार्गों की खोज हुई। इसके बाद में उन माध्यमों से भारत के विचार और वस्तुओं का विनिमय संपूर्ण विश्व से होने लगा। जब ये विचार और वस्तु विनिमय होने लगे तो भारत की अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली अरब व्यापारियों के माध्यम से होते हुए यूरोप में पहुंची और वहां से यूरोप से, यूनान से, पश्चिम एशिया से भारत में स्थापत्य एवं वास्तुकला का आगमन हुआ, जिसका प्रभाव भारत की इमारतों पर, भारत की स्थापत्य कला पर दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों ने भारत की आकार और स्थिति अध्याय को इस तरह से बहुत अच्छे से समझ लिया। एटलस को आप लोग जरूर अध्ययन करें। आपको एक बात बता दूं मैं, भूगोल का जिस तरह इतिहास में मैंने आपको बताया था कि कंटेंट को पढ़ने के बाद प्रश्न बनाना सीखिए, उसी तरह से भूगोल में आपको मैं बताता हूं कि भूगोल का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो मानचित्र को साथ में लेकर करें। मानचित्र के माध्यम से आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही वह प्रभावी होगा और आपकी समझ में भी आएगा, आपको किसी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क के रूप में यहां से दिए जा रहे हैं, उनको जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसके बाद आपको बताना है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तीसरे प्रश्न में आपको बताना है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का लाभ भारत को किस तरह से मिलता है। भारत केवल हिंद महासागर में ही नहीं, संपूर्ण एशिया के भी दक्षिणी भाग में देखा जाए तो दक्षिणी भाग के केंद्र में स्थित है। आप अपने राज्य का, मतलब मध्य प्रदेश के निवासी हैं हम, तो मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार ज्ञात करना है आपको एटलस की सहायता से, या गूगल करके भी आप देख लें कि अपने राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अंतिम प्रश्न अनुप्रयोगात्मक तरीके का प्रश्न है, उसमें आपको जवाब देना है
स्वेज नहर के निर्माण के उपरांत समुद्री जलमार्ग किस तरह से प्रभावित हुआ। व्यापारिक, इसको आप मानचित्र के माध्यम से आपकी किताब में इस अध्याय में मानचित्र दिया गया है, जिसे मैंने भी इस कंटेंट में समझाने की कोशिश की है। उसको आप देखिए, उसको पढ़िए, उसको आप देखिए और समझिए, और अपनी समझ के हिसाब से 5वें प्रश्न का उत्तर दीजिए कि स्वेज नहर के निर्माण के उपरांत समुद्री जलमार्गों में क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझ लिया, देख लिया, और इन 5 प्रश्नों को हल अब आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगला कंटेंट मैं तैयार करूं, इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।